हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आशा सक्सेना आप सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को मेडिकल इम्पोर्टेंस के बैक्टीरिया के बारे में बता रही हूँ। उसी क्रम में आज हम जो बैक्टीरिया लेने वाले हैं वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई है। जैसा कि आपको नाम से ही विदित हो रहा है बच्चों कि इस बैक्टीरिया के द्वारा ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी फैलाई जाती है। विश्व में आज एक बड़ी जनसंख्या ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित है और ट्यूबरकुलोसिस का इलाज संभव है और इसका एक वैक्सीन भी आता है जिसको बीसीजी कहा जाता है, बीसीजी वैक्सीन। और इसके लगाने के पश्चात ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी नहीं होती है। तो इसी क्रम में आज हम अध्ययन करने वाले हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई का। माइकोबैक्टीरियम नाम इसका इसलिए पड़ा है बच्चों क्योंकि इसकी जो कॉलोनी बनती है उसकी संरचना लगभग फंगस की हाइफी जैसी होती है और इसी कारण इसको भी नाम माइकोबैक्टीरियम दिया गया है। अगर आप इसकी संरचना देखें तो इसके चारों ओर लिपिड की उपस्थिति पाई जाती है और जिसको माइकोलिक अम्ल कहा जाता है। और इस लिपिड की उपस्थिति के कारण ये जल में घुलनशील यौगिकों के लिए अपारगम्य होते हैं और रासायनिक संक्रमण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। उच्च लिपिड की मात्रा के कारण ऊतकों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का निर्धारण होता है। क्योंकि इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड है तो इस कारण टिश्यूज़ में विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस होती हैं और इसके जो मोम घटक हैं उसके कारण हाइपर सेंसिटिविटी अर्थात अति संवेदीता का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। चिकित्सा महत्व की दृष्टि से यहाँ पर दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम बोविस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो मनुष्यों में तपेदिक रोग उत्पन्न करता है और जबकि बोविस द्वारा मवेशियों में ये रोग उत्पन्न किया जाता है। लेकिन हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में अध्ययन करना है। आप इस चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि एक व्यक्ति के छींकने से या खांसने से ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जो बैक्टीरिया हैं दूसरे स्वस्थ मनुष्य के अंदर पहुंच जाते हैं और इनका संक्रमण जो होता है, संक्रमण स्थल होता है वो लंग्स या फेफड़े होते हैं। मैंने संरचना के साथ ही आपको एक टेबल में ये बताया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हालांकि वे तो कॉलोनी में रहते हैं और ग्राम पॉजिटिव हैं, एसिड फास्ट के द्वारा ये स्टेन लेते हैं, एरोबिक हैं, एरोबिक यानी ऑक्सीडेशन करने वाले, नॉन स्पोर यानी स्पोर नहीं बनाते हैं, नॉन मोटाइल चलायमान नहीं है, फैकल्टेटिव अर्थात आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, इंट्रासेलुलर कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, कर्व्ड रॉड्स यानी घुमावदार रॉड की आकृति के हैं और इनकी साइज आपके इसमें मैंने दे रखी है। इसके अतिरिक्त ये कभी अकेले और पेयर्स या क्लम्स के रूप में भी पाए जाते हैं। अब आता है कल्चर करना। देखिए बच्चों, संवर्धन करना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि संवर्धन के द्वारा जो कॉलोनी डेवलप होती है उस आधार पे हम लोग किसी भी एंटीबायोटिक्स की पहचान कर सकते हैं और उसको किसी रोगीग्रस्त मनुष्य को देकर उसको स्वस्थ भी किया जाता है। तो बैक्टीरिया के जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें उसके कल्चर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि हम उसकी कॉलोनी को किस प्रकार के माध्यम पे ग्रो कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें कि इसका कल्चर हम सॉलिड यानी ठोस पदार्थों पे भी कर सकते हैं और लिक्विड पदार्थ मतलब तरल माध्यम में भी कर सकते हैं। कठोर माध्यम पे करने के लिए हमको कल्चर प्लेट्स की आवश्यकता होती है और जबकि तरल माध्यम पे करने के लिए
कल्चर ब्रूथ्स की आवश्यकता होती है जो कि बॉटल्स के अंदर बंद होता है। ये देखा गया है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि लिक्विड माध्यम से प्राप्त किया जाता है, वहाँ पर कॉलोनी की मात्रा अधिक होती है ठोस माध्यम की तुलना में। अतः माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का यदि आपको संवर्धन करना हो तो अगर आप लिक्विड माध्यम ले रहे हैं तो कॉलोनी अच्छी प्रकार की विकसित हो जाएगी। जैसे ही प्राइमरी इन्फेक्शन होता है माइको ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का, ये किसी सजीव के अंदर प्रवेश करके और विभाजन करना प्रारंभ कर देता है। इसका प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो पल्मोनरी साइड पे यानी लंग्स की साइड पे होता है और उसके पश्चात ये लोकल लिम्फ्स नोड पे भी इसका विस्तार होने लगता है। यद्यपि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर भी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया उपस्थित होता है, लेकिन हमारा इम्यून सिस्टम वो एक बैरियर है, वो प्रतिरोधक है जो कि इसके सिम्टम्स को हमारे शरीर में आने नहीं देता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत है तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या संक्रमण आसानी से नहीं हो पाता है। जैसे ही ये एक स्वस्थ मनुष्य के लंग्स में, फेफड़ों में पहुंचते हैं, वहाँ पहुंचकर ये गुलिकाओं अर्थात ट्यूबरकुल का निर्माण करते हैं। इस ट्यूबरकल के केंद्र में बृहद कोशिकाएं एवं परिधि पर लिम्फोसाइट या फाइब्रोब्लास्ट नामक कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन जीवाणुओं द्वारा टॉक्सिन का उत्पादन नहीं होता है, लेकिन जीवाणुओं द्वारा होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं के उत्पाद के कारण बीमारी के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। अर्थात वैसे तो इनके द्वारा कोई प्रोडक्ट नहीं डेवलप होता है, लेकिन इनके अंदर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं और उसके कारण जो पदार्थ हमारे शरीर में आते हैं, उसकी वजह से स्वस्थ मनुष्य रोगी हो जाता है। अब टीबी के भी दो प्रकार हैं। एक तो होती है लेटेंट टीबी यानी कि सुषुप्ता, और एक होती है एक्टिव टीबी यानी सक्रिय टीबी। लेटेंट टीबी के अंदर इन्फेक्शन तो होता है, लेकिन वो इनएक्टिव स्टेट में होता है और उससे कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं। देखा जाए तो ये स्थिति और भी घातक होती है, क्योंकि ये वाली जो टीबी है, लेटेंट टीबी है, ये एक्टिव टीबी में बदल जाती है। जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी कारण से कमज़ोर होता है तो लेटेंट टीबी जो कि सुषुप्ता अवस्था वाली टीबी है, वो सक्रिय टीबी में परिवर्तित हो जाती है। और दूसरा इसका नुकसान ये भी है कि टीबी को स्प्रेड करने में भी सहायक होती है। एक्टिव टीबी के अंदर व्यक्ति, स्वस्थ मनुष्य के अंदर यदि संक्रमण है और वो एक्टिव स्टेज में आ गया है तो वो बीमार पड़ जाता है, और इसके अतिरिक्त वो अन्य कई व्यक्तियों को भी इसका स्प्रेडिंग करके इसका संक्रमण देके बीमार कर सकता है। ये संक्रमण के कुछ हफ्तों के पश्चात इसके लक्षण पूर्णतः से स्पष्ट रूप से नज़र आने लगते हैं। और वो सिम्टम्स क्या होते हैं? बहुत अधिक खांसना जो कि 3 या 4 वीक तक चलती है। खांसने के साथ बलगम का आना और बलगम में ब्लड अर्थात रक्त का होना। खांसते खांसते इतनी तकलीफ होना कि चेस्ट में पेन हो जाए और सांस लेना दूभर हो जाए, सांस लेने में बहुत अधिक कठिनाई होने लगे। चूँकि ये सारे सिम्टम्स तो चल ही रहे हैं, तो भूख, एक तरीके से एपेटाइट लॉस पूरी तरीके से हो जाएगी और वेट का जो है वेट लॉस प्रारंभ हो जाएगा। जैसे जैसे टीबी के सिम्टम्स बढ़ेंगे उसमें कार्य करने की क्षमता बिल्कुल नहीं रहेगी, जिसको फैटिग कहते हैं। उसके पश्चात बुखार आने लगेगा। नाइट स्वीट्स, रात को
पसीने आना, ठंड लग के बुखार चढ़ना, ये सब टीबी के लक्षण में हो सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को टीबी है तो बेहतर यही रहेगा कि समय रहते हुए उसकी जांच कराएं और जांच कराने के पश्चात किसी अनुभवी डॉक्टर से इसकी मेडिसिन लेके उसका निदान करें। अब आता है ट्रांसमिशन। इसका एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में ट्रांसमिशन कैसे होता है। देखिए, ट्रांसमिशन का तरीका ये होता है कि जब भी कोई रोगी मनुष्य स्वस्थ मनुष्य के सामने आकर खांसता अथवा छींकता है तो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया उसके छींकने में, बलगम में और इस तरीके से मुंह से जो ड्रॉपलेट निकली है उसके अंदर उपस्थित होते हैं। जैसे ही ये किसी स्वस्थ मनुष्य के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले श्वसन मार्ग से होते हुए ये लंग्स के अंदर आ जाते हैं और लंग्स में भी लंग्स के जो सिरे वाला पोर्शन है वो सिरे वाले पोर्शन पे इनका इन्फेक्शन पाया जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल नासा छिद्रों से जो नेजल वेम्स आते हैं उनके ऊपर ये पाया जाता है। इससे बचने का तरीका क्या है, आप इससे कैसे बच सकते हैं। देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है वो तापमान ज़्यादा देर सहन नहीं कर सकता है। यदि आप उसको लगातार यूवी किरणों के अंदर रखें तो वो नष्ट हो जाता है। अतः जो ट्यूबरकुलोसिस से ग्रसित रोगी है उसको अच्छा खुला वेंटिलेशन वाला घर या होना चाहिए जहाँ पे वो रह रहा हो, क्योंकि नेचुरल लाइट में जो उपस्थित यूवी लाइट है वो भी इस बैक्टीरिया को नष्ट कर देती हैं। इसके अतिरिक्त रोगी के कपड़े, उसका सामान, बर्तन, ये सब अलग रखना चाहिए। इनको स्वस्थ मनुष्य से मिक्स नहीं कर देना चाहिए। रोगी के बर्तनों को गर्म पानी और डिटर्जेंट से साफ करना चाहिए, क्योंकि तापमान जैसे ही अधिक होने लगता है ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया स्वतः ही नष्ट होने लगता है। अतः अधिक तापमान पे इसके बर्तनों को और कपड़ों को साफ करते रहना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस से रोगित व्यक्ति के जो कपड़े हैं आप समय समय पे उसको धूप में डालते रहें। उसके काम में आने वाली हर चीज़ को आप धूप में डालें तो धूप में उपस्थित यूवी रेज जो हैं वो उसके इन पदार्थ ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया को नष्ट कर देगी। स्वस्थ मनुष्य को ज़्यादा देर रोगी व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना चाहिए और एक सिर्फ उसकी ये देखभाल करना आवश्यक होता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा पास में रहने से लंबे समय तक अगर आप उस रोगी व्यक्ति के साथ में रह रहे हैं तो आपको भी संक्रमण का खतरा हो सकता है। अतः बेहतर यही रहेगा कि आप रोगी और असंक्रमण व्यक्ति के बीच में समय का थोड़ा अंतराल होना चाहिए, गैप होना चाहिए। इससे बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी 80% इफेक्टिव है और इसको माइकोबैक्टीरियम बोविस के द्वारा बनाया जाता है, जो कि मवेशियों में ट्यूबरकुलोसिस नामक बीमारी फैलाता है। तो इसको बनाने के लिए माइकोबैक्टीरियम बोवाइस जो बैक्टीरिया को यूज में लाते हैं। समय रहते हुए बीसीजी का टीका आवश्यक रूप से लगवा लेना चाहिए। इस रोग के उपचार के लिए डाईएमिनो डाइफिनॉल सल्फोन अथवा रिफेम्पिन और क्लोफेजिमिन एथेनोमाइड नामक दवाइयों का उपयोग किया जाता है। इसको काफ़ी लंबे समय तक सेवन किया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस में उपस्थित एंटीबायोटिक्स जो होती हैं उनको काफ़ी लंबे समय तक उनका सेवन किया जाता है ताकि वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाए।
क्योंकि इस बैक्टीरिया की खास विशेषता ये होती है कि ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू में जाकर वहाँ पर खिलजीभूत हो जाता है और उसको अलग करना आसान नहीं होता है, बहुत ही दुष्कर होता है। अतः इस चीज़ से बचे रहने के लिए इसका जो टीका मार्केट में अवेलेबल है उसको प्रारंभ में ही लगवा लेना चाहिए। थैंक यू।